सोचकर गुजरने का हौसला। जेनजी की ताकत, स्टार्टअप की नई उड़ान, युवा जोश और नई सोच के साथ बदलते भारत की नई। नमस्कार, मेरा नाम है अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। कच्छ एक ऐसी जगह जहां नजर जितनी भी दूर जाए बस सफेद ही सफेद दिखाई देता है। नमक की ये चमकती दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है, यहाँ की जिंदगी उतनी ही मेहनत भरी है। एक समय था जब यहाँ बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब चलती बसें ही क्लासरूम बन गई हैं। नमक के खेतों के बीच बच्चे पढ़ रहे हैं, नई तकनीक से सीख रहे हैं और अपने सपनों को नया आकार दे रहे हैं। अपनी अनोखी सफेद धरती और खुले विस्तार के लिए जाना जाने वाला गुजरात का कच्छ एक अलग ही खूबसूरती समेटे हुए है। इसी धरती की कहानी दो अलग अलग रणों में बटी है। एक तरफ उत्सव और रौनक से भरा विशाल रण और दूसरी तरफ कच्छ का छोटा रण, शांत लेकिन मेहनत और संघर्ष से भरा हुआ। यही अगारिया समुदाय महीनों तक नमक उत्पादन करता है। पूरा परिवार नमक के खेतों में रहकर काम करता है। इनके बच्चों के लिए पढ़ाई एक बहुत बड़ी समस्या थी। स्कूल दूर था तो सपने भी दूर, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। यहाँ शुरुआत हुई है चलते फिरते स्कूल की। साधारण बसों को कक्षा में बदला गया है। नमक के मैदानों के बीच अब बच्चे रोज पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे अब भविष्य सुरक्षित है। आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ खारे पानी को इकट्ठा किया जा रहा है। पानी जो है यहाँ पर धीरे धीरे सूखता है और अपनी नमी छोड़ता है। नमी छोड़ते ही जो नमक है वो क्रिस्टल के फॉर्म में सामने नजर आते हैं। तो जो परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हैं, नमक से जुड़े हैं, उनके लिए रणशाला एक नई उम्मीद जगाता है। उनके बच्चे की पढ़ाई जारी रह सके, रणशाला उसमें अपनी भागीदारी बखूबी निभा रहा है। माता पिता के साथ नमक के काम के लिए जो अगरिया, जिसको गुजराती में बोलते हैं, वो आते हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं। तो उनके माँ बाप जो है वो अगर में अपना कार्य करते हैं और उनके साथ जो बच्चे आते हैं, यानी बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक, यानी 9 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और गुजरात सरकार द्वारा यहाँ जो सभी सुविधाएं भी दी गई है, जैसे कि ये बस की सुविधा दी गई है, टीचर और टीचर के साथ 2 और टीचर भी है, यानी कि कुल मिलाकर हम 3 टीचर यहाँ काम करते हैं। बच्चों को 10:30 से लेकर 5 बजे तक हमारा यहाँ पढ़ाना रहता है। रेगिस्तान के बीच खड़ी ये साधारण बसें अब बच्चों की नई कक्षा बन चुकी हैं। अंदर सीटों की जगह किताबें हैं, बोर्ड है और सीखने का उत्साह है। यहाँ पढ़ाई सच में पहियों पर चल रही है। जयेश और रिंकू जैसे बच्चे जो हर साल कच्छ के छोटे रण में अपने परिवार के साथ आते हैं, अब बिना रुके पढ़ाई कर पा रहे हैं। जगह बदलती है लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं रुकती। अब हालात चाहे जैसे हों, उनके सपने बीच रास्ते में नहीं छूटते। ભણવાની ખૂબ જ મજા આવે છે ને અહીંયા જેવું ગામમાં ભણીએ એવું અહીંયા જ ભણીએ છીએ। અમને રોજન મધ્યાહન ભોજન પણ મળે છે, રોજન ચીકી પણ મળે છે, નાસ્તો પણ રોજન મળે છે। હું ધોરણ 8 માં ભણું છું, મને ભણવાની બહુ મજા આવે છે। અહીં રમવાનું સાધન પણ છે, જમવાનું પણ હોય છે, ચીકી આપે છે, दूध आपे है। कच्छ के छोटे रण के इस सफेद विस्तार में ये चलित विद्यालय नमक श्रमिकों के बच्चों के लिए उम्मीद बन गए हैं। सौर ऊर्जा, नई तकनीक, अब रेगिस्तान में भी पढ़ाई लगातार जारी है। बच्चा यहाँ रहता है तो उसको खाने के लिए दोपहर में जो अपने स्कूल में मिलता है, ऐसा ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से की गई है। पौष्टिक आहार के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब मिले, इसीलिए उसको सीजन के अनुसार चीके भी मिलता है इधर, और अलग अलग फ्लेवर के मिल्क भी दिया जाता है, यानी कि बालक का पूरा विकास हो सके। ये पहल दिखाती है कि मुश्किल हालात भी बच्चों के सपनों को रोक नहीं सकते। अब इस सफेद रण में सिर्फ नमक ही नहीं,
बच्चों का भविष्य भी चमक रहा है। जिस प्रकार भोजन के लिए नमक जरूरी है, उसी प्रकार मानवता की विकास के लिए शिक्षा। नमक और शिक्षा एक दूसरे की बाधा ना बने, इसलिए भारत के दूरस्थ इलाके में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, इस इरादे के साथ कि देश को एक नई दिशा दी जाए। सोच ये है कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। सिविक सेंस एक ऐसा शब्द जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ पोस्ट और हैशटैग से आगे ले जाएं तो इस सोच के साथ हमारी शहर सच में बदल सकते हैं। पटना में कुछ युवा यही कर दिखा रहे हैं। शिकायत करने की बजाय खुद झाड़ू उठा रहे हैं और लोगों को गांधी जैविक उद्यान और दीघा घाट। यहाँ ये युवा सफाई अभियान चलाते नजर आए, लेकिन उनका काम सिर्फ कचरा इकट्ठा करना नहीं था। लोगों से बातचीत, बच्चों को समझाना और हर मिलने वाले को एक सीधी बात कहना, जहाँ गंदगी दिखे उसे अनदेखा मत करो, उसे उठाओ और सही जगह डालो। मिशन सिविक सेंस जो अभी हम लोग कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, बट एज अ कॉमन इंसान अगर हम जहाँ पर गंदगी डाल रहे हैं, कहीं पे गंदगी अगर खुले में फेंक दिए तो वो हम लोग नहीं करना चाहिए। हम लोग को अपने से वो उसको उठा लेना चाहिए और डस्टबिन में लेकर डाल देना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे आसपास का जगह स्वच्छ और सुंदर रहेगा। खास करके दुकानदार हो गए, अगर दुकानदार अपने आसपास की जगह को स्वच्छ और सुंदर बना कर रखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, अच्छा खासा पैसा वो लोग कमा पाएंगे। तो हम लोग का सारा फोकस अभी मिशन सिविक सेंस पे और इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स ग्राउंड पे मिल रहा है। इस पहल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है बोतल बैंक। यहाँ लोग अपनी इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक बोतलें जमा करते हैं, फिर ये बोतलें रिसाइकलिंग के लिए भेजी जाती हैं। सोचिए, एक खाली बोतल जो सड़क पर पड़ी रहती, वही अब रिसोर्स बन जाती है। चिड़ियाघर घूमने आई कुछ छात्राओं ने भी खुलकर कहा, अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो बीमार भी पड़ेंगे। साफ शहर मतलब स्वस्थ लोग। ये बात जितनी आसान है उतनी ही गहरी भी। अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं और सभी जगह हमें भी गंदगी हो सकती है, हमें बुखार भी लग सकती है और डॉक्टर के पास जाकर ढेर सारी दवा, उससे भी हमको अति तकलीफ हो सकती है। बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आता, कभी कभी छोटे प्रयास पूरे शहर की सोच बदल देते हैं। पटना में बीइंग हेल्पर फाउंडेशन ये साबित कर रही है कि सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की है। हम शहर में जाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं स्वच्छता के लिए। हम लोगों को समझाते हैं उनकी सामाजिक जिम्मेदारी, ताकि बन सके हमारा पटना साफ, स्वस्थ और सुंदर। हाँ, यही है हमारा अभियान, स्वच्छ पटना, स्वस्थ पटना। पटना के बाद अब रुख करते हैं पुणे का, जहां स्वच्छ कल्याणी नगर ने कचरा प्रबंधन को एक कम्युनिटी मूवमेंट बना दिया है। यहाँ लोग सुबह जॉगिंग करने निकलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कचरा भी उठाते हैं, यानी फिटनेस भी और जिम्मेदारी भी। तो आइए देखते हैं कैसे ये छोटे से कदम मिलाकर बड़ा बदलाव ला रहे हैं। खुद कचरा उठाना, उसे अलग करना और फिर इकट्ठा करके सही सेंटर तक पहुंचाना, ये सिर्फ एक सफाई अभियान की तस्वीर नहीं है। ये उस सोच की झलक है जहां नागरिक सिर्फ शिकायत नहीं करते बल्कि सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में स्वच्छ कल्याणी नगर इसी सोच की मिसाल है। इस पहल के केंद्र में है रिसाइकलिंग एंड रीयूज सेंटर। शुरुआत ई वेस्ट कलेक्शन से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट का एक मजबूत मॉडल बन गया, जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम करता है। We began with 7-10. On Sundays, we used to have 15-20 people and we used to say full house. And today, if you see 5 years down the line, so many people have joined us. There are 10,000 registered bloggers pan-India. And it's just, movement is just like expounded exponentially. इस पहल ने स्वच्छता को एक नया अंदाज दिया है। जॉगिंग करते करते कचरा उठाना, यानी फिटनेस भी और जिम्मेदारी भी। शुरुआत सिर्फ 7 से 10 लोगों से हुई थी, आज हजारों लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं। We segregate the waste accordingly. So if you see, the plastic is segregated differently along with glass bottles and all, and they are disposed accordingly. So we are in collaboration with PMC in a way. They dispose the waste and we dispose the glass bottles for recycling separately. हर हफ्ते होने वाली ये ड्राइव्स सिर्फ कचरा साफ नहीं करती, लोगों को जोड़ती हैं।
और ये याद दिलाते हैं कि जब कम्युनिटी साथ चलती है तो बदलाव दूर नहीं रहता। एक ऐसा शहर जहाँ हर गली नीले रंग में हो, जहाँ छतों से लेकर दीवारों तक एक ही रंग पूरे शहर को एक पेंटिंग की तरह बना देता है। मैं बात कर रही हूँ जोधपुर की, जिसे दुनिया ब्लू सिटी के नाम से जानती है। लेकिन ये नीली दीवारें सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, आज इस शहर की पहचान भी है और ट्रैवलर्स को हर जगह से अट्रैक्ट करती है। तो आइए देखते हैं कैसे जोधपुर की ये नीली गलियां दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। जोधपुर की इन गलियों में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हों। नीले रंग में रंगे घर, संकरी गलियां और दीवारों पर बनी पारंपरिक कलाकृतियां, हर मोड़ पर एक नया फ्रेम, हर दीवार पर एक नई कहानी। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी सिर्फ घूमने नहीं आते, वो इन गलियों को महसूस करने आते हैं। I saw a lot of animals, a lot of symbols of India, a lot of cultural designs, and I really like it. And I think it fits perfectly with the blue color. I like how they depict history. They're not just random pictures. They depict the history of Jodhpur, and it's fascinating history to me that I would never know otherwise. So when I walk the city streets, I can see the history of your city right there on the walls. I don't have to go to libraries or museums. It's right there for me. दिलचस्प बात यह है कि इन नीले घरों की शुरुआत सिर्फ परंपरा से हुई थी। माना जाता है कि नीला रंग घर को गर्मी में ठंडा रखने, कीड़ों को दूर रखने में मदद करता है और पहले इसे ब्राह्मणों की पहचान तथा भगवान शिव की भक्ति से भी जोड़ा जाता था। लेकिन वक्त बदला और अब यही पहचान टूरिज्म ट्रेंड बन चुकी है। आज सोशल मीडिया के दौर में जोधपुर की ये नीली गलियां स्टार बन चुकी हैं। वहीं इन गलियों ने स्थानीय लोगों के लिए नए मौके भी पैदा किए हैं। कई पुराने घर अब छोटे कैफे, हैंडीक्राफ्ट की दुकानें और आर्ट स्पेस में बदल चुके हैं। यानी एक रंग ने परंपरा को पर्यटन से और पर्यटन को रोजगार से जोड़ दिया है। सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स, जो रील्स चली, उसकी वजह से वो जो बहुत सुंदर लगती थी, ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था, तो वो देश विदेश में धीरे धीरे फैलते फैलते सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा फैल गया। मैंने यहाँ देखा है पिछले 3 सालों में, मतलब बाहर से, मतलब जो पूरे इंडिया से लोग प्री वेडिंग शूट के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे जो इंडियन, जो खुद का यहाँ का राजस्थान है, जोधपुर के जो शूटर मतलब शूट कराते हैं, वो खुद भी यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा शूट करवाते हैं अपने यहाँ पे, ताकि है ना उनको एक ऐसी मतलब आगे ऐसे मतलब वो फेमस हो सके और आगे ना लोगों को भी बता सके कि है ना यहाँ की जो लोकेशन है, जो भी यहाँ का ब्लू पेंट है, वो सब है ना लोग जाके देख सके। ब्लू सिटी की इस खास पहचान को बनाए रखने के लिए जोधपुर नगर निगम भी लगातार काम कर रहा है। पुराने शहर की गलियों और ऐतिहासिक इलाकों में नीले रंग की इस परंपरा को संवारने के लिए कई पहल की जा रही हैं। और शायद यही वजह है कि जोधपुर की ये नीली गलियां आज भी इतिहास, संस्कृति और पर्यटन तीनों को एक साथ जोड़ती हुई दिखाई देती हैं। जोधपुर की नीली गलियां हमें परंपरा की खूबसूरती दिखाती हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली की सड़कों पर जाएं तो वही दीवारें आपको एक अलग अंदाज में नजर आएंगी। यहाँ दीवारें सिर्फ रंगी नहीं जाती, उन पर आइडियाज, सोच और एक्सप्रेशंस उकेरे जाते हैं। आज कई युवा कलाकार शहर की दीवारों को ही अपना एक कैनवस बना रहे हैं। कैनवस को किसी बंद कमरे या गैलरी से निकालकर सीधे दिल्ली की खुली सड़कों पर ले आए हैं ये युवा। ये हैं अकबर, जिन्हें लोग आर्ट अकबर के नाम से जानते हैं। इनके हाथों में पेंट ब्रश आते ही दिल्ली की दीवारें एक खूबसूरत ओपन एयर गैलरी में बदल जाती हैं। अकबर जैसे स्ट्रीट आर्टिस्ट के लिए शहर की हर दीवार एक नई कहानी कहने का मौका है। वो घंटों अपनी कला में डूबकर रंगों के जरिए एक मॉडर्न और वाइब्रेंट मैसेज तैयार करते हैं। एज एन आर्टिस्ट आपका माइंड ना बाउंडेशन में नहीं रहता। हम चाहे वो ब्लैंक चीज़ हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे कोई भी कलर हो, उन कलरों में ना हम दूसरे कलर अपने आप ऑब्जर्व, हमारी आंखें ऐसे ना हम ब्लैंक चीज़ में भी ना इतने सारे कलर देख पाते हैं।
अभी के टाइम पे क्या है ना, म्यूरल ट्रेंड पे हो गया है, तो आप कहीं भी जाओ ना, एक दिल्ली की एक अलग ही ब्यूटी और वाइब आने लगी है। आज दिल्ली में स्ट्रीट आर्ट और ग्राफिटी का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। जो कला कभी विदेशों के शहरों में दिखाई देती थी, वो अब भारत के शहरों को भी नई पहचान दे रही है। दिल्ली की दीवारों पर इन रंगों ने राहगीरों के कदम रोक लिए हैं। अब लोग सिर्फ गुजरते नहीं, वो रुकते हैं, इस कला की तारीफ करते हैं और इन खूबसूरत दीवारों के सामने तस्वीरें खिंचवाते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र है। आप जब भी किसी आर्ट फॉर्म को देखते हो तो इट्स अबाउट कनेक्टिंग थ्रू इट। आप उससे कितना एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कौन से अलग अलग चीज़ों को महसूस कर सकते हो। एंड अभी हम AI और ChatGPT के उसमें जी रहे हैं, तो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को स्टिल देखना बहुत अच्छा लगता है। आजकल लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर उनको थोड़ा भी टाइम मिलता है तो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, देन वो अपने आर्ट को वीडियो रील के अकॉर्डिंग बनाते हैं, देन वो शेयर करते हैं। चाहे जोधपुर की पारंपरिक नीली दीवारें हों या दिल्ली की मॉडर्न ग्राफिटी, दोनों एक बात साफ करती हैं। कला जब सड़कों पर उतरती है तो शहर बदल जाता है। ये दीवारें अब सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं रही, ये पहचान बन रही हैं, आवाज बन रही हैं और युवाओं के लिए नए मौके भी बना रही हैं। रंगों का ये सफर हमें यही बताता है कि बदलते भारत में कभी परंपरा शहर को रंग देती है और कभी युवा कलाकार भविष्य को। आज देश में खेती करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। केरल में कुछ युवा किसान नई सोच और आधुनिक तकनीक के साथ खेती को एक नया रूप दे रहे हैं। वे सिर्फ फसल नहीं उगा रहे, बल्कि खेती को टूरिज्म से जोड़कर लोगों के लिए एक नया अनुभव भी बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे केरल के युवा किसान खेती को नए अंदाज में आगे ले जा रहे हैं। केरल के मुवट्टुपुड़ा के ग्रामीण इलाके में स्थित नटमेग काउंटी युवा किसान टॉम जोस का 20 एकड़ में फैला ऑर्गेनिक मसाला बागान है। ये जगह खेती, होम स्टे और एग्री टूरिज्म का एक अनोखा संगम बन चुकी है। यहाँ नारियल, रबर, जायफल और अनानास जैसी कई फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। खेतों में कामगार फसल की देखभाल करते हैं, गायों का दूध निकालते हैं और तालाब में मछलियों की देखभाल भी करते हैं। टॉम जोस का ये मॉडल दिखाता है कि अगर खेती को नए तरीके से किया जाए तो इससे खेती और पर्यटन दोनों को फायदा मिल सकता है। Basically getting income from nutmeg plantation and even from rambutan plantation, and even we have vegetables here, even we are cows here, we are getting milk from that. Basically we are getting income from this agriculture. Then this agriculture is well connected with our tourism sector also. We are running a farm stay. So tourists come from different parts of the world and they stay here. They enjoy the agriculture, they enjoy the farming, and they stay for 2-3 days here, like that. यहाँ का स्थानीय कृषि नीलामी बाजार भी यहाँ की खेती को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ किसान सुबह सुबह अपने ताजा फल, सब्जियाँ और मसाले लेकर आते हैं। व्यापारी इन पर बोली लगाते हैं और कुछ ही मिनटों में सौदे तय हो जाते हैं। इससे किसानों को सीधे खरीदार मिलते हैं और उन्हें बेहतर दाम भी मिल पाते हैं। यहाँ युवा कामगार नीलामी की प्रक्रिया, लॉजिस्टिक्स और माल की ढुलाई का काम संभालते हैं। केले जैसी फसल को प्रोसेस करके केले के चिप्स बनाए जाते हैं, जो नारियल तेल में तलकर तैयार किए जाते हैं। इस तरह किसान अपनी फसल के साथ साथ उसके उत्पाद भी देश भर में भेजकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। The new generation entering this agriculture fame is only the remedy is exporting the farm fresh products and valued added products is the only way to attracting the young generation to this agriculture fame. केरल में नई पीढ़ी के किसान खेती को सिर्फ परंपरा के तौर पर नहीं, बल्कि एक नए अवसर के रूप में देख रहे हैं। एग्री टूरिज्म, प्रोसेसिंग और निर्यात के जरिए खेती अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है। यानी खेती का ये नया मॉडल न सिर्फ किसानों की आय बढ़ा रहा है, बल्कि गांव में रोजगार और परंपराओं को भी जीवित रख रहा है।
खेती में बदलाव की ऐसी ही एक कहानी राजस्थान से भी सामने आई है। यहाँ का मथानिया गांव अपनी खास लाल मिर्च के लिए जाना जाता है। सालों से उगाई जा रही ये लाल मिर्च आज पूरे देश में मशहूर है। अब गांव के युवा किसान इसे नई दिशा दे रहे हैं। सोशल मीडिया और नए तरीकों की मदद से वे अपने खेतों से बाजार तक पहुंच बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्यों मथानिया की मिर्च को रेड गोल्ड कहा जाता है। राजस्थान की धूप में चमकती ये लाल मिर्च सिर्फ खेत की फसल नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की मेहनत और अनुभव का नतीजा है। मथानिया गांव में इस मिर्च की खेती सालों से होती आ रही है। दादा परदादा के समय से चली आ रही ये परंपरा अब नई पीढ़ी के हाथों में एक नए रूप में दिखाई दे रही है। भोला राम ऐसे ही एक युवा किसान हैं, जिन्होंने अपने परिवार की इस पारंपरिक खेती को नई सोच के साथ आगे बढ़ाया है। पूर्वज ये खेती करते थे, हमारे दादा भी करते थे, पिताजी भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं और इससे क्या हमारे अच्छा मुनाफा मिल जाता है, हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाता है। मथानिया की मिर्ची अपनी एक टेस्ट और गुणवत्ता के कारण मशहूर है, जो शायद दुनिया में कहीं पर भी मथानिया की ज़मीन के अंदर या आसपास की जो इस 200 किलोमीटर इलाके के अंदर मिर्ची पैदा होती है, उसका टेस्ट ऐसा है वो जो दुनिया की किसी भी मिर्च में नहीं मिलता है। यहाँ के युवा किसान अब सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं हैं। डिजिटल दौर में ये किसान अपने खेतों से ही बाजार तक पहुँच बना रहे हैं। यानी अब खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं, बल्कि समझदारी से चलाया जाने वाला एक बिजनेस बन चुकी है। मसाला उद्योग, होटल और निर्यात बाजार, हर जगह मथानिया मिर्च की मांग बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग ने इस फसल को सचमुच का रेड गोल्ड बना दिया है। अच्छी कीमत और बढ़ता बाजार युवाओं में नया आत्मविश्वास भर रहा है। मथानिया की मिर्ची जो है वो एक्सपोर्ट में जाती है ज़्यादातर, और ज़्यादातर यूएसए, यूके, अरब कंट्रीज, वियतनाम, मलेशिया, लगभग जहाँ जहाँ भारत का मसाला एक्सपोर्ट होता है, लगभग सब जगह यहाँ की मिर्ची एक्सपोर्ट होती है। मथानिया की ये लाल मिर्च अब सिर्फ मसाला नहीं, ये है परंपरा, तकनीक और युवाओं की नई सोच का संगम। राजस्थान का ये छोटा सा गांव आज दुनिया के मसाला बाजार में अपनी पहचान बना रहा है और साथ ही लिख रहा है आत्मनिर्भर गांव और सशक्त युवा भारत की नई कहानी। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।